नागपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के सेंटर पॉइंट होटल में आज भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट को लेकर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7 के लिए मैं नंदिनी बर्वे। इस दौरान नितिन गडकरी ने केंद्र सरकार के बजट की प्रमुख योजनाओं की जानकारी साझा की और बताया कि किस तरह नागपुर को एक आधुनिक, स्मार्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में विकसित किया जा रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सड़कों, परिवहन, पर्यावरण संतुलन और शहरी विकास पर केंद्रित योजनाओं का जिक्र किया। खास तौर पर नागपुर के तेजी से हो रहे विकास कार्यों पर उन्होंने संतोष जताया है। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी ने नागपुर मेट्रो के फेज 3 को लेकर भी बड़े संकेत दिए हैं और कहा कि आने वाले समय में मेट्रो विस्तार से नागपुर की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। कुल मिलाकर यह बजट बैठक नागपुर के विकास की दिशा में एक मजबूत संदेश लेकर आई है। हमारा जो बजट है वो देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी देश के विकास में अगर ग्रोथ रेट बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये सबसे महत्वपूर्ण है। और हम जो आयात निर्यात करते हैं उसमें हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सबसे बड़ी काउंट करती है। चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में ये जो कॉस्ट है ये करीब 12% है और हमारे देश में ये कॉस्ट 14 से 16% है। और हमारी सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी उसके कारण मुझे इस बात की खुशी है कि अब हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट विशेष रूप से बेंगलोर के IIM और चेन्नई IIT और कानपुर IIT इन्होंने जो अध्ययन किया उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट 5 से 6% कम हुई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 12 साल हमारे सरकार ने काम किया है उसका परिणाम लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो मैं दावा कर सकता हूँ कि सिंगल डिजिट 9% पे आई है। और इसलिए आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इस बार 12.20 लाख करोड़ का सबसे हाईएस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा है, जिसमें रोड है, रेलवे है, शिपिंग है, पोर्ट है। और ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी तरह से वर्ल्ड स्टैंडर्ड का अगर डेवलप होता है तो देश के लिए बहुत उपयोगी होगा। ये बजट की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके साथ साथ बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए उसके लिए रिस्क गारंटी फंड की स्थापना की गई है, जिसके कारण महानगर पालिका, स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार जहाँ भी PPP मोड में, BOT मोड में प्रोजेक्ट लेंगे उसमें बड़े प्रमाण पर ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड का उपयोग होगा। इसके लिए पार्शियल क्रेडिट गारंटी भी लोन से देना आसान होगा और प्राइवेट इन्वेस्टर से इसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन के निर्माण के लिए जैसे टनिंग बोरिंग मशीन है, हम लोग करीब 2.5 लाख करोड़ के टनल केवल राष्ट्रीय महामार्ग में बना रहे हैं और उसी प्रकार से रेलवे की टनल अलग है, मेट्रो प्रोजेक्ट की अलग है। तो करीब 3.5-4 लाख करोड़ की टनल देश में बन रही है। तो ये EBM, ये टनल बोरिंग मशीन जैसी एडवांस मशीन निर्माण के लिए नई योजना बनाई है, जिसमें हमारी आयात कम हो और हमारे देश में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की शुरुआत हो। इसमें स्किल जॉब्स और टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी भी इसमें महत्वपूर्ण है। रोड एक्सीडेंट विक्टिम को सीधी टैक्स राहत है। मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल जो है मिलने वाले बैच पर अब इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल में जब निर्णय होता था
तो उसमें जो बैज लगता था उसके ऊपर इनकम टैक्स जो लगता था वो नहीं लगेगा। पीड़ित और उनके परिवार को पूरा लाभ होगा और ये भी मानवीय और सामाजिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बौद्ध सर्किट है जो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला 22,000 करोड़ का, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ उनका वास्तव रहा और जहाँ उन्होंने जीवन समर्पित किया, उन सभी 6 राज्यों में फैले 5 बौद्ध सर्किट के लिए 4,000 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएगी जो पर्यावरण अनुकूल होगी, पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को आसान करेगी। इससे नए रोजगार भी निर्माण होंगे। जो बजट है इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ इससे बढ़ेगी और रोजगार का निर्माण होगा और रोजगार को निर्माण करने वाली इकोनॉमी ही हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और हमें बड़ी खुशी है कि इस बार 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा गया। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलोर, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एक प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये वंदे भारत जो ट्रेन है ये बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रही है और लोगों का चॉइस भी अब लग्जरी बस के बजाय वंदे भारत ट्रेन से है। मुझे लगता है कि इन सब के कारण डायरेक्ट जो नेटवर्क है रेलवे का ये बहुत उपयोगी होगा। उसके साथ इसमें 2 टायर 3 टायर जाने के लिए साधारणतः मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को भी इसमें उपयोग होगा। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने की बात हुई है जो माइनिंग सेक्टर और स्टील पावर को उपयोगी होगा। शिप हमारे यहाँ नहीं बनते हैं, अभी विशेष स्कीम बनाई है तो शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम विकसित होगी और इनलैंड वेसल्स के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम भी बनेगी और 10,000 करोड़ का कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी बनेगी। इससे बिजनेस तो बढ़ेगा, कॉस्ट भी कम होगी और रोजगार निर्माण होगा। बाद में सी प्लेन जो है हम भी नागपुर में कोशिश कर रहे थे कि अंबादेवी से प्लेन निकले और मुंबई के समुद्र में उतर जाए और मुंबई के समुद्र से में उतर जाए। तो इस बार सी प्लेन के लिए VGF स्कीम आई है। इसमें वायबिलिटी गैप फंड जो है इसके कारण देश में सी प्लेन की सर्विस शुरू हो जाएगी और ये टूरिज्म को बढ़ावा देगी और एक नया पर्यटन को फायदा होगा। जलमार्गों में और 20 जलमार्गों को नई मान्यता मिलकर काम शुरू होगा। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। रेल, सड़क और जलमार्गों को तीनों को जोड़कर एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होगी, ये भी इस बजट की विशेषता है। युवा और खेल मंत्रालय में जो बजट है वो 4,780 करोड़ रुपए का मिला, जो एक समय 1,219 करोड़ का केवल था। बाद में जलमार्ग के साथ हमने हमारे बजट में स्किल डेवलपमेंट के लिए विशेष प्रायोरिटी दी है। बाकी इंडस्ट्रियल संस्थानों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, उन सबको प्रायोरिटी मिल रही है। 5 म्यूजिक विश्वविद्यालय को टाउनशिप विकसित करना, ये भी हुआ है। खेलो इंडिया इसको विशेष रूप से प्रायोरिटी मिली है, जिसके कारण अनेक योजनाओं के द्वारा इसका भी उपयोग हो रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय को भी करीब 38% बजट बढ़ाकर उसमें भी अनेक योजनाएं साथ दे दी, जो मैंने डिटेल में मैं आपको दूंगा।
नारी शक्ति, नारी सबलीकरण, महिला बचत गट को प्रोत्साहन, EPFO में रिफॉर्म, श्रम संहिता 2025 का कार्यान्वयन, ऐसी अनेक योजनाएं हैं और इन सब योजनाओं का फायदा बड़े प्रमाण पर होगा। महाराष्ट्र को इस बजट में काफी निधि जो मिलता है उसमें बढ़ोतरी हुई है। करीब आर्थिक वर्ष में महाराष्ट्र के लिए करीब 89,825.80 करोड़ रुपए ये तरतूद हुई है और निश्चित रूप से ये 25-26 में 50,511 की 2014 से 26 में आज हस्तांतरण के लिए 5.83 लाख करोड़ रुपए और अनुदान के लिए 3.66 लाख करोड़, तो महाराष्ट्र के लिए भी बहुत बड़े प्रमाण पर निधि प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 3.74 हमारे खाते महाराष्ट्र में है। जीवन ज्योति योजना 1.93, सुरक्षा बीमा योजना में 4.22, ये काफी बड़ा आंकड़ा है। जल मिशन है, इसमें स्वनिधि है, अटल पेंशन योजना है, इसमें भी महाराष्ट्र को काफी फायदा होगा। एक प्रकार से ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो बजट का सेकंड फेज हमारा मेट्रो का बहुत अच्छी तरीके से शुरू है, अब अंतिम टप्पे में है और कल ही मेट्रो के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई और नागपुर मेट्रो फेज 3 इसको भी DPR बनाने के लिए मान्यता दी है। उसमें सीतामढ़ी से पुरानी 11.5 किलोमीटर, बुटीपुरी MIDC से CH लिमिटेड 3 किलोमीटर, हापुरी से न्यू नागपुर 15 किलोमीटर, इनर रिंग रोड जो है, हमें पूरे इनर रिंग रोड पर हम मेट्रो डालने का निर्णय कर रहे हैं। तो नागपुर के लिए भी ये नए काम की शुरुआत, इसकी भी जानकारी मैंने आपको दी है। मराठवाड़ा और विदर्भ विभाग के लिए 2,750 करोड़ रुपए सिंचन प्रकल्प भारत सरकार के विभाग से मिलेंगे, जिसमें महाराष्ट्र में इरिगेशन बनाने के लिए भी इसका उपयोग होगा। मैं ओवरऑल ये बजट हमारे देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को निर्माण करने वाला ऐसा अच्छा बजट है। मैं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को इस अच्छे बजट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको बजट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लोगे तो जवाब देंगे। जैसे MSME के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट को प्रोडक्ट रिजर्व किए हैं, दूसरी ओर उनके मार्केटिंग के लिए विशेष योजना भी लाई है और महिला बचत गट जो है ये बनाती है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए बैंक की तरफ से फैसिलिटी भी अवेलेबल की है और मुझे लगता है कि इन सबका मिला जुला इम्पैक्ट उद्यमशीलता और महिला बचत गट का विशेष रूप से ग्रोथ होगा और बड़े प्रमाण में होगा। सर, या बजेटमधून मिडल क्लास लोकांना काय मिळालं या बजेट? मिडल क्लास बजेट थोडासा भारताचा आहे, मिडल क्लास, लोअर क्लास सगळा देशाचा विकास म्हणजे सगळ्यांचा। सर, बजट के बारे में कहा गया है कि 2047 के विकास का एक मैप है, रोड मैप है। तो विषय यह है कि हम लोग भविष्य में जी रहे हैं या भूतकाल में, तो आपकी सरकार जो काम कर रही है वो या तो भविष्य के लिए कर रही है। अभी हम वर्तमान में आप देख रहे हैं कि रोटी, दाल, तेल ये सब कुछ महंगा है। तो आखिर ऐसे में गरीबों की राहत की बात करते हुए हम कैसे मान लें कि गरीबों को राहत देने वाला होगा? पहली बात तो ऐसी है कि हम भूतकाल के अनुभव से सीख कर वर्तमान काल में भविष्य काल की नीति बनाते हैं। फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट ये किसी भी देश के लिए आवश्यक होता है और आज पहली बार ऐसा साल है
कि हमने चावल के उत्पादन में हम वर्ल्ड में प्रथम क्रमांक पर आए। आज अनाज की कमी नहीं है। आप अगर देखेंगे तो महंगाई के इंडेक्स का अगर आप 10 साल का अध्ययन करेंगे तो इसेंशियल कमोडिटीज जीवनावश्यक वस्तुओं के भाव में एक तेल को छोड़कर बाकी सब गिरते लगभग स्थिर है। और बाद में हमने राशनिक दुकानों से भी अनेक योजनाओं के द्वारा गरीबों को अनाज उपलब्ध करके दिया है और उसके लिए सब्सिडी बड़े बढ़ोतरी की। ये गरीबों के तरफ ध्यान देकर ये काम हुआ है। इसेंशियल कमोडिटी में तेल एक ऐसी बात है खाद्य तेल जो हमारे देश में पर्याप्त नहीं होता, वो हम इम्पोर्ट करते हैं और इसलिए तेल बिया मिशन की शुरुआत करके हम कोशिश करें कि हम देश इसमें आत्मनिर्भर बने और इसमें हमारी उत्पादक क्षमता बढ़े। सर, जैसे बजट में आपने बताया कि 6 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, तो एक नागपुर का जो था मुंबई नागपुर हाई स्पीड कॉरिडोर, उसका DPR 4 साल पहले बन चुका है, रेलवे बोर्ड में भी सबमिट है। तो वो प्रोजेक्ट के पहले ही क्या आ गए, तो वो होगा नहीं होगा क्या स्थिति है समझ में नहीं आता। वो भी आगे होगा, वो कोई कैंसल नहीं हुआ है। सर, GST संदर्भात तुम्ही मागणी केली होती, हेल्थ इन्शुरन्सवरती 18% GST तुमच्या मागणीमुळे रद्द झाला, त्यामुळे अभिनंदन. प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये 2-3 हजार रुपये हे वाढलं, इन्शुरन्स वाढायला लागला. टॅक्सेशन वगैरे तुमचा विषय नाही आहे, पण टोल आणि बाकीच्या गोष्टींमध्ये बिलिंगमध्ये जसं फोनमध्ये आता आपण 300 रुपयामध्ये पूर्ण बोलतो, बिलिंग वगैरे बंद केलं टेलिकॉममध्ये, त्याला खूप फायदा झाला. तर टोल बंद बिलिंग कमी करू, जसं तुम्ही 3000 पास आणली तसं टोल बंद बिलिंग कमी करण्यासंदर्भात काही 3000 टोल व्हायलाच नाही. आगामी काही बिलिंग कमी करू तुम्हाला जवळपास या सगळ्या टोलच्या याच्यामध्ये आता रिटर्न लागत नाही. म्हणजे इतका स्वस्त झाला की जे 15 ते 20 हजार रुपये महिना टोल भरत होते ते 3000 रुपये झाले. त्यामुळे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास इसके साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र का विशेष जिक्र नहीं किया गया, रोजगार का जिक्र नहीं किया गया. ये सपना दिखाने वाला बजट है. उनको क्या कहना उनका प्रश्न. देखो, जिक्र करने से काम करना, नीतियां बनाने से काम. अगर सी प्लेन चालू होगा तो हजारों पायलट लगेंगे, वाटर कोर्स बनेंगे, वहाँ टैक्सी आएंगी, रेस्टोरेंट लगेंगे, तो रोजगार देना होगा. तो रोजगार नीतियों के कारण होगा, तो इसमें है. नितिन जी, आपने जैसे हमारे देश में ऑलरेडी जो स्टार्टअप्स है उनको इन्वेस्ट करने के लिए फंड्स भी मिल रहे हैं. आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे घर में एसेंशियल ऑयल्स जो है, खासकर जो कुकिंग ऑयल, इनकी भी कमी है. फार्मिंग हम देख रहे हैं कि थोड़ी कम होने जा रही है क्योंकि लैंड बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है. क्या फार्मर्स के लिए इसी तरीके का कोई इंसेंटिव है कि स्टार्ट फार्मिंग, ऐसा कुछ सरकार कर रही है? ऐसा फार्मर की इंडस्ट्री नहीं है. फार्मर ये खेती जो होती है कोई नए लोगों को खेती अट्रैक्ट करके लाना नहीं है. जो खेती कर रहे हैं उनको विकसित करना. जैसे उदाहरण के लिए आप लोगों को विशेष अध्ययन करने का अनुरोध करूँगा कि ऑरेंज में 1 एकड़ में हमारे यहाँ 100 पेड़ लगते हैं. मलेशिया में 340 लगते हैं. इसराइली ऑरेंज और स्पेन ऑरेंज के आधार पर हमने वर्कशॉप किया और अभी ऐसा हुआ है कि मैं अपने खेत पर प्रयोग कर रहा हूँ कि मेरे संतरे के पेड़ को काटकर मैं मलेशिया की कलम उसमें लगा. ये शिंदे करके जो है सह्याद्री फार्म उन्होंने नासिक में किया. तो अभी संतरे में कल भी हमने जॉइंट वेंचर किया. अब अच्छी कलमें बन रही हैं और मैंने कहा कि 5 साल में हमारा संतरे का उत्पादन 5 गुना बढ़ेगा. तो जो टेक्नोलॉजी में मदद थी उसको सपोर्ट करना. अभी AI चालू किया. अभी 1000 लोग AI में संतरा उत्पादन AI का अवलंबन है. तो जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना, एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये उसका
तुम्ही थांबा, तुम्ही एक विचारो. लास्ट क्वेश्चन. प्रोजेक्ट्स जो है अभी अंडर जुडिशियल में है, तो ये कब तक स्पीड अप होगा उस बारे में आप बताइए. किसका? घोटाला का निर्णय हो गया कोर्ट का. केबल सड़ गई. जो जितने दिन कोर्ट में मैटर था, नई केबल पड़ी थी, स्टे दिया था उन्होंने, उसके कारण 15 करोड़ रुपए का चुना लगा है. अब नए केबल का काम शुरू हो रहा है. अभी पुराने पेमेंट दिए गए और मेट्रो अपना पैसा लगाकर और नई केबल फिर से खरीद के डाल रहा है. एक 4-6 महीने के बाद मॉनिटरिंग शुरू होगी. सर, एजुकेशन से लेकर रिक्वायरमेंट रखा गया है. सर, आपने स्किलिंग इनिशिएटिव के बारे में, सर आपने स्किलिंग के लिए कुछ बजट में बात की थी, कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किलिंग की तरफ हमें जाना है. उसमें मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग हिंदी और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं. कैपेसिटी बिल्डिंग करें. आप एक काम करिए, थोड़ा स्किलिंग में आप लोगों के भी इनपुट दीजिए. जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा आ रहा है, तो करीब 100-150 एसएलवी खुलेगी. उनको 10,000 लोग चाहिए, उनका स्किल डेवलपमेंट करना. अभी एक नागपुर में वर्ल्ड स्टैंडर्ड का वेल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे. फिर पार्टी के स्मार्ट सिटी में टाटा के साथ स्किल का काम चालू है. और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि केवल ये स्किल इम्पोर्टेंट नहीं है, मेहंदी लगाना भी इम्पोर्टेंट है. हमने 1,20,000 महिलाओं को मेहंदी लगाई, वो लड़कियों को पढ़ा. अभी ये जो तालाब में कौन सा बोलते उसको, जलपरी, तो चंद्रपुर की एक महिला जलपरी से ताबीरें बनाती. और मैंने महानगर पालिका में स्मार्ट सिटी में पार्टी में उसको स्पेशल जगह दी है, ताकि जलपरी से वो अलग अलग चीजें बर्बासेज बना रही है, बैग बना रही है. तो मैं आपको ये कहूँगा कि कौशल्य जो होता है वो इंडस्ट्री से लेकर अनेक जगह पर होता है. अभी अच्छा शेफ ये भी कौशल्य है. तो हम लोग इस प्रकार की ट्रेड स्किल मैन पावर बड़े प्रमाण का टूरिज्म से लेकर इंडस्ट्री का, माइनिंग से लेकर एविएशन का, और मेहंदी लगाने से लेकर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का, साड़ियाँ बनाना. मैं खुद 7,000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुका हूँ मेरे प्रकल्प में, और बहुत सुंदर साड़ियाँ बनाई हैं. तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के वही के वही लोगों को रोजगार मिले, ऐसे कौशल्य की अनेक योजनाएं हैं. आप इस पर जरूर अध्ययन करिए. कुछ सुझाव होगा तो जरूर दीजिए. सर, जैसे एजुकेशन से एम्पावरमेंट दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट का, उस विषय में नागपुर में अगर कॉलेजेस देखेंगे तो कॉलेजेस बहुत सारे 10 से 15,000 स्टूडेंट हर साल पास आउट होकर के निकलते हैं, लेकिन उनको जब पैकेजेस मिलते हैं, जॉब मिलती है, जॉब मुश्किल से उनको 3 से 4 लाख रुपए पर एनम मिलती है, जिसका महीने का होता है लगभग 30,000 से 35,000. उसके बाद में भी बच्चे पुणे या फिर मुंबई जाना पड़ता है. उनको रेंट या बाकी चीजें देने के बाद में सिर्फ मुश्किल से 15-16 हजार रुपए उनके पास में बचते हैं. हमारे पास ऐसी योजना है कि उनको मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आने वाले 5 साल में मुंबई और पुणे से लोग नागपुर और विदर्भ में आएंगे. और हमने तय किया है, सबको पता है कि 80% लोग केवल विदर्भ में होंगे और उनको रोजगार देंगे. अभी 65,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है जो हमारे यहाँ आई है. जो 1 लाख युवाओं को बिहार में जॉब मिले हैं, वो कहाँ के? विदर्भात पुढल्या 5 वर्षात देवेंद्रजीच्या सहकार्याने आम्ही ठरवलं आहे की आम्ही 5 लाख विदर्भातल्या तरुणांना रोजगार देऊ. 5 लाख. मी तुमच्याकडे 7 वर्षापूर्वी सांगितलं होतं की बिहारमध्ये 1 लाख तरुणांना रोजगार देऊ. आता बिहारमध्ये 1 लाख तरुणांना रोजगार मिळाला. त्याच्या नावाची 1 लाख लोकांच्या नावाची लिस्ट तुम्हाला द्यायला तयार आहे. तसं विदर्भाचा विकास म्हणजे केवळ नागपूरचा विकास नाही. विदर्भाचा विकास करण्याकरता आता गडचिरोली पासून वाशिम पर्यंत सगळ्या विदर्भात 5 लाख लोकांना पुढल्या 5 वर्षात आम्ही डायरेक्ट
रोजगार तयार करून असा प्रयत्न करू. सर- मी तुमचा खूप खूप आभार सर मानतो. सर सर एक विषय आहे. अंतिम प्रश्न. सर, एक मिनिट. अंतिम प्रश्न. एक प्रश्न आहे, सर. असं महागाईच्या स्थितीमध्ये शिक्षणाची मन आणि फीस वाढत होत आहे आणि याच्यावर खूप मोठा घोळ होत आहे. अशा वेळेला आपण काय म्हणतो? तुम्हाला एक गोष्ट सांगू मी, सांगा. तुम्ही आमच्या नेत्यांसारखा नका बोलू. आता आम्ही श्रद्धांजली सभेत जातो आणि भाषण करतो विकासाला. आपला आजची प्रेस कॉन्फरन्स बजेट बद्दल आहे, तरी पण मी तुमच्या सौजन्यापूर्वी बाहेरचे काही बॉल खेळण्याचा प्रयत्न करतो. पुन्हा एकदा मी भेटेन तुम्हाला, तुमच्या शंकांचं समाधान करेन. बहुत खूप खूप धन्यवाद तुमच्या सगळ्यांचा आभार. महान्यूज 7 के लिए नागपुर से कैमरामैन राजेश जंगीतवार के साथ अनुराग शिंदे की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।